Hello, students of 8th class. I welcome you all on radio classes. Now, today we'll start with the new chapter Life, Lesson 2 Prose, and one poem Porus and His Elephant. अब हम लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें चैप्टर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। ये लाइफ चैप्टर कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है। लाइफ चैप्टर एक ड्रामेटिक पोइम डोगरी में लिखी गई जो कि शिवनाथ जी ने लिखी है। फिर उसके बाद इसको चेंज किया गया प्रोज में, स्टोरी फॉर्म में। अब इसमें क्या है, एक विंड है, पासिंग बाय, विंड गुजरती है। वो कई उसके रास्ते में जो आता है उनसे सवाल पूछती है, किसके बारे में, लाइफ, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। अब हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन देता है, अपना अपना मीनिंग देता है, अर्थ देता है जिंदगी के बारे में, कि वो जिंदगी को क्या मानते हैं। सबसे पहले जो पासिंग विंड है, गुजरती हुई हवा, लाइफ के बारे में सितारों से पूछती है। और सितारे क्या जवाब देते हैं। सितारे कहते हैं, द स्टार्स टोल्ड द विंड, सितारे कहते हैं हवा से कि जो शाइन करते हैं, जो हम चमकते हैं, जो लोग अपनी रोशनी से चमकते हैं, अपनी चमक से चमकते हैं, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। इसका मतलब कि जो लोग अपने मुकाम पर खुद खड़े होते हैं, अपनी मेहनत खुद करते हैं, वही सही ज़िंदगी जीते हैं। It seems to them as if they had been released from captivity when there was no moon. Actually, जब आसमान में चांद होता है तो सितारों की रोशनी नज़र नहीं आती, तो सितारों को लगता है कि वो कैद में है। जब आपको पता है अमावस्या में चांद नहीं होता है, जैसे जैसे चांद की रोशनी कम होती जाती है, सितारे ज़्यादा चमकते हैं, तो उनको लगता है कि हम पावरफुल हो गए हैं, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हम सब चमक रहे हैं। तो सितारों के हिसाब से लाइफ ऑफ डिपेंडेंस वॉज नो लाइफ एट ऑल। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस मीन्स दूसरों पर निर्भर होना, डिपेंड होना। अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको निर्भर होना पड़ता है अपने पेरेंट्स पे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जब एडल्ट हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तो आपको अपने जीविका खुद कमानी है, अपने लिए खुद कमाना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है। तो तब आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तब आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट, और आप घर को देखोगे, जिम्मेवारी उठाओगे। तो सितारों का कहना है कि लाइफ ऑफ डिपेंडेंस वॉज नो लाइफ एट ऑल। अब उसके बाद जब उनसे ये क्वेश्चन पूछकर आंसर लेकर हवा जो है आगे चल चल पड़ती है और वो जाती है चांद के पास, मून के पास, और इसे कहती है, व्हाट डज लाइफ मीन टू यू, तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या है। बेटा, ये सारी जो चैप्टर आप पढ़ोगे, ये लेसन लाइफ का पढ़ोगे, उसमें दिखोगे कि सबके अपने अपने डायलॉग्स हैं। यहाँ डायलॉग्स हैं, प्लस जो विंड है वो पूछती है व्हाट इज़ लाइफ, और तारे क्या जवाब देते हैं, टू शाइन विद वंस ओन ब्राइटनेस इज लाइफ, व्हेन देयर इज नो मून इट सीम्स टू अस एज इफ। वो ऐसे जवाब दे रहे हैं, आप देखोगे वो फर्स्ट फॉर्म में जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में जवाब दे रहे हैं। अब मून से कहा, व्हाट डज लाइफ मीन टू यू, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या है। इधर क्या किया है इन्होंने, इधर चांद तारों को इंसानों की तरह बातचीत करवाई है। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब, जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको इंसानों की तरह, उनको हम रोल देते हैं और इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर उसी का यूज़ किया है। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं आपको बाद में एक्टिविटी करने के लिए दूंगी, तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब हम कहानी पे आते हैं। विंड जो है, हवा जो है, वो कहाँ जाती है, चांद के पास। और चांद जो है, चांद थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। क्यों है, अब हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। कहता है, यू सी दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी, आई एम सिक अ लाइफलेस एंटिटी, this borrowed light is the cause of these spots, it's like a shroud enveloping my body, my light looks like a laughter of a widow, I'm the child of the ocean and this is my lot। मून जो है वो डिप्रेस्ड है। क्यों है, क्योंकि कहता है मेरे 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 ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, दाग हैं, मेरे शरीर पर दाग हैं, क्योंकि मैं उधार मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ लाइट, मेरी अपनी कुछ नहीं। और ये लाइट मुझे कैसे लगती है, जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर कफन ओढ़ा है,
मतलब मरने के समान है। किसी से मांगना कोई चीज़ मतलब मरने के समान है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई विधवा हंस रही है। विडो जो होती है, जिसका हस्बैंड चला जाता है, वो कभी भी खुश नहीं रहती है, बिकॉज हस्बैंड उसको सारी हैप्पीनेस देता है और ये खुश नहीं है। अब जो विंड है, विंड चल पड़ती है किसके पास सवाल लेने? ओशियन के पास, महासागर के पास। और वो क्या पूछती है महासागर से कि तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या है, जिंदगी है? ओशियन क्या कहते हैं, महासागर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आइडिया ऑफ लाइफ वॉज टू रियलाइज वंस लिमिट and maintain one's dignity to contain all bitter experiences। मतलब आपके साथ कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर लेना है। मतलब उसको रिटेलिएट नहीं करना है, आगे नहीं बोलना है। जब आपने सब कुछ अंदर करना है। और उससे क्या करना है, जब आपके साथ कोई बुरा करता है या अपनी हद में रहना है, और जितने बिटर एक्सपीरियंस है उनको किस में बदलना है? उनको किस में बदलना है? यहाँ कहा गया है टेकिंग देम एज पर्ल्स एंड रूबीज। मतलब जैसे कि आपको किसी ने मोती, अगर आपके कोई अपेक्षा करता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महासागर के अंदर सब कुछ समा जाता है और वो उनको पर्ल्स में चेंज करता है, रूबीज महंगे महंगे मोतियों में चेंज करता है। मेरे हिसाब से जिंदगी यही है। दीज सॉल्टी वाटर्स ऑफ माइंड प्रोड्यूस पर्ल्स एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन। कि मेरे अंदर कितना कुछ आता है, मैं सब कुछ अपने अंदर लेता हूँ। सारी नदियाँ मिलती हैं महासागर में, सब कुछ मिलता है। तो इनको मैं किस में चेंज करता हूँ? इनको मैं सुंदर से मोतियों में चेंज करता हूँ। और मेरे पानी जब ऊपर आकाश में जाता है और बादलों में, और वो लाइफ देता है। यू कैन कॉल इट अ लाइफ ऑफ पेनेंस और रिनंसिएशन, कि पश्चाताप और त्याग करना ही जिंदगी है। अब विंड चला जाता है किसके पास? अर्थ के पास, और पूछता है अर्थ से पूछता है कि व्हाट इज लाइफ। उससे पहले वो क्लाउड्स के पास जाता है। अर्थ से जाने से पहले थोड़ी देर वो क्लाउड के पास भी जाता है और क्लाउड से पूछता है, क्लाउड व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? अब क्लाउड्स क्या कहते हैं? क्लाउड्स कहते हैं कि what is life? According to clouds, when I understand about my life is only this much, that when it rumbles, it only rumbles but doesn't rain। क्लाउड्स कहते हैं जब मैं गरजता हूँ तो गरजता रहता हूँ, और जब मैं बरसता हूँ, रंबलिंग मीन्स धीरे धीरे बहता हूँ, तो मैं बहता हूँ। when it rains it loses itself and gives away। जब बादलों में से जब आप किसी को देते हो, तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दे रहे हैं, तब आप देते हो और अपने आप से लूज करते हो। लूजेस इट्स एंड गिव्स अवे इट बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ अबंडेंट। और आप खुश होते हो जब आप किसी को कुछ देते हो, तो आप देकर खुश होना चाहिए। तो क्या देते हैं? बट इट मस्ट नो वेयर टू रेन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर देना है। द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पार्च्ड सॉइल। पार्च्ड मीन्स सूखा, ड्राई, thirsty। The right place and the right time in response to the call of the parched soil। जहाँ पर धरती सूखी है, वहाँ पर पानी जब बरसता है तो लाइफ आती है। For me the real life is to rain on hills which are in the dire need of drops of life। और उसके लिए रियल लाइफ क्या है? पहाड़ों पर बरसना जहाँ पर पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब उसके बाद जो हवा है वो धरती के पास जाती है। विंड जो है धरती के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है। अब धरती पे जाके क्या कहता है कि जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? अकॉर्डिंग टू अर्थ लाइफ इज लव। She says she gets water from clouds, rivers, streams and she distributes this water among the thirsty। अर्थ कहती है लाइफ प्यार है, जिंदगी प्यार है। वो पानी लेती है नदियों से, बादलों से, नालों से, और वो धरती पर बांटती है जहाँ पर प्यासी है धरती। क्योंकि जब वो बांटती है तो क्या करती है? Whatever water I get from the clouds, rivers, streams, I store it inside। जब वो बांटती है, वो अंदर लेती है और किसको देती है? The flow of affection which these numerous lives are drinking। जो lives हैं, numerous lives हैं, उनको पीने के लिए देती हैं। और वो वहाँ जब पीने के लिए देते हैं तो जो बीज होता है उनके अंदर वो जर्मिनेट करता है,
फूटता है, उसमें से पौधा निकलता है। जब पौधा निकलता है, पौधा ग्रो करता है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और सारा वातावरण सुंदर दिखने लगता है। और धरती क्या कहती है कि पानी वो जब अपने अंदर रखती है तो वही पानी जो कई प्यासों की वो प्यास बुझाता है। और जो धरती है वो कहती है टेकिंग एंड गिविंग इज ट्रू लाइफ, लेना और देना ही सच्ची ज़िंदगी है। ज़रूरतमंद की अगर हम मदद करते हैं और कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है तो वही एक ज़िंदगी है। वो बड़ी धरती जो है बहुत सेंटिमेंटल हो गई है। उसके हिसाब से जो सेंटिमेंट्स ऑफ ममता हैं, जो ये हमारे अंदर ममता जागती है, प्यार जागता है, यही हमारे लिए ब्लेसिंग है। उसके बाद जो ये हवा है, द विंड इज़ एग्जॉस्टेड, थक जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। कोई कहता है मांगना नहीं चाहिए, कोई कहता है मतलब लाइफ ऑफ डिपेंडेंस वाज नो लाइफ एट ऑल, कोई कुछ कहता है। धरती कहती है लाइफ इज़ लव, ओशियन कहते हैं कि लिमिट्स और अपने डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होने के बाद हवा क्या करती है, शी कॉम्प्रिहेंड समथिंग मेडिटेटिंग ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड एंड ट्राइंग टू फॉरगेट व्हाट शी डिड नॉट। अब वो थोड़ी देर ना आराम से बैठती है, सोचती है, मेडिटेट करती है, थिंक डीपली बहुत गहराइयों से सोचती है। जो उसको समझ आता है वो समझती है, जो नहीं समझ आता है वो उसको फॉरगेट करती है, भुला देती है। अब क्या हुआ, अचानक से उसकी जो आंखें एक छोटी सी बच्ची पे पड़ती हैं, लिटिल गर्ल, एंड द लिटिल गर्ल इज लाइटिंग न्यू लैम्प्स विद द वन दैट इज अ लाइट इन हर हैंड। एक छोटी सी बच्ची दिए जलाती है और उसके हाथ में एक दिया है, उस दिए से वो कई दियों को जलाती है। अब हवा जो है उसकी तरफ रुख करती है, उसकी तरफ चली जाती है और लिटिल गर्ल से पूछती है, हु आर यू माई डियर। द लिटिल गर्ल जो है वो आंसर करती, और वो कैसे आंसर करती है, देखो डायलॉग उसका, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको डायलॉग राइटिंग दूंगी। आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन, मैं इस धरती की, इस कायनात की मैं एक क्रिएशन हूँ। द विंड पूछती है क्या कर रही हो तुम, वॉट आर यू डूइंग। और छोटी लड़की क्या कहती है, आई एम ओनली लाइटिंग दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज अ लाइट, मैं इन दियों को जला रही हूँ। And these behind you have left some lamps unlighted. अब विंड पूछती है तुम जला रही हो दिए, लेकिन कुछ दिए पीछे अनलाइटेड रह गए। अनलाइटेड मीन्स जले नहीं है। भाई इसकी वजह क्या है। अब जो छोटी बच्ची का जवाब सुनिए क्या कहती है, Those lamps have no oil in them. उन दियों में कोई भी ऑयल नहीं है। अब आप समझे क्या कहने का मतलब है कि उन दियों में तेल नहीं है, मतलब दे आर डेड मीन्स कि जब हम इंसानों में कुछ मर जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वी डोंट लुक इन द पास्ट, वी ऑलवेज लुक फॉर द फ्यूचर। हम पीछे की तरफ नहीं जाते, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नई रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। और ये छोटी बच्ची भी यही कहना चाहती है कि जिनमें ऑयल नहीं है, जिनमें जीने की चाह नहीं है, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देती है। जिनमें दोज हु आर यर्निंग टू अवेक, जो जगना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे ग्रो करते हैं, छोटे बच्चों को बढ़ना चाहते हैं आगे, जिनमें खूब सारी एनर्जी है, मैं उनको लाइट दे रही हूँ। हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, आई एम लाइटिंग ओनली दोज आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ। यही ज़िंदगी का खेल मुझे पसंद है। मतलब जो आया है उसने अपना रोल प्ले करना है, खूब सारी एनर्जी लेके आना है, काम करना है, इस धरती पर काम करके फिर वो काम ख़त्म करके फिर उन्होंने चले जाना है, क्योंकि वो धीरे धीरे एनर्जी ख़त्म होती है, फिर वो ख़त्म होके मर जाते हैं। उसी तरह नई ज़िंदगी को वो रोशनी दे रही है। Hearing this, the wind smiles as the play greatly impressed her. She is so much delighted that she forgets herself and joins the little girl. और वो सब कुछ भूल जाती है, उसको क्या सवाल दे, वो इतनी कंफ्यूज हो गई सबके आंसर्स को सुन के, सबके उत्तर को सुन के। प्रश्न उसने सबसे पूछे, लेकिन वो बीच में कुछ समझ आए, कुछ नहीं समझ आए। वो इन झमेलों से दूर होकर उस लड़की की हरकतों में बिजी हो गई। इसके साथ अब हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया, शायद आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम इसके
एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट आपका है वर्किंग विद द टेक्स्ट, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आपको लेसन अच्छी तरह समझाया, आप खुद कर सकते हो। व्हाट आंसर डिड द स्टार्स गिव टू द विंड? विंड ने क्या आंसर्स दिए स्टार्स को कि हमें अपनी चमक से, जो चमकते हैं वही हमें ज़िंदगी लगती है, और लाइफ ऑफ डिपेंडेंस वॉज नो लाइफ एट ऑल। सेकेंड क्वेश्चन है वॉट वॉज द मून्स रिप्लाई टू द विंड? ये भी हमने क्वेश्चन समझाया मैंने, विंड ने, मून, जब विंड ने कुछ सवाल पूछा तो मून ने क्या रिप्लाई दिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओशियंस रिस्पॉन्स? वो भी आपको पता है कि वंस लिमिट्स एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, ये उसका आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द अर्थ्स रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड? देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर? Why was the wind impressed by the little girl? And the question seventh, why did the wind join the little girl? अब लैंग्वेज वर्क पे जाएंगे हम। चूज द एप्रोप्रिएट फिलर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट का आंसर है इज फॉन्ड ऑफ देम। सेकेंड का आंसर है डिसलाइक्स वर्क। थर्ड का आंसर है डी इट विल नॉट बी सॉल्व्ड। फोर्थ का आंसर है डी ही विल नॉट रिकवर। अब है बेटा सेकेंड पार्ट इसका, कंसल्ट अ थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है बेटा? थिसॉरस का मतलब होता है सिनोनिम्स, सेम वर्ड मीनिंग्स। अब आपको वर्ड दिया है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है किसी से नफरत करना, और इसके सिनोनिम्स हैं हेट, डिसलाइक। सेकेंड बिट्रे। बिट्रे का मतलब धोखा देना, डिसीव, चीट। थर्ड है काउंसल। काउंसल मीन्स किसी को सलाह देना, एडवाइस, सजेशन। फोर्थ है डिलाइट, खुश होना, इसका मतलब है जॉय, हैप्पी। फिफ्थ है एडुकेट। एडुकेट मीन्स किसी को पढ़ाना, टीच, इंस्ट्रक्ट। सिक्स्थ है फेट। फेट होता है किस्मत, डेस्टिनी, लॉट। सेवेंथ है जेनरस, काइंड होना, दया दिखाना, बेनिवोलेंट, काइंड। एट्थ है हेस्ट। हेस्ट का मतलब जल्दी, बहुत जल्दबाजी, अर्जेंसी, हरी। नाइन्थ है इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, इसका मतलब है रैशनल, मेंटल। टेंथ है जस्टिस, राइटफुलनेस, राइटनेस। इलेवेंथ है लैंग्वाइड, फीबल, लिस्टलेस। ट्वेल्थ है मेंड, ठीक करना, रिपेयर, करेक्ट। थर्टीन्थ है नॉनसेंस, बेवकूफ जिसको बोलते हैं, सिलीनेस, फुलिशनेस। फोर्टीन्थ है ऑब्स्टैकल, रुकावट, इसका मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। फिफ्टीन्थ का है पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स जो स्वाद लगता है हमें खाने में, उसको लिखते हैं टेस्टी, डिलीशियस। सिक्सटीन्थ का है क्वेर। क्वेर का मतलब है स्ट्रेंज, सिंगुलर। सेवनटीन्थ है रिलीजियस, जो बहुत पूजा, भगवान जी को मानने वाला, रिवरेंशियल, गॉड फियरिंग। एटीन्थ है सॉबर। सॉबर का मतलब ग्रेव, सीरियस, जो बड़ा सीरियस होता है। ट्रांसेंट मतलब ट्रांजिटरी, टेम्पररी। अर्ज लास्ट है, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्लीड, रिक्वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में हमने इंसर्ट करना टू, इन्फिनेटिव। जब भी वर्ब के आगे हम टू लगाएंगे उसको इन्फिनेटिव कहेंगे। जैसे कि आई हैव नो मनी लेंड यू, इसको लिखेंगे आई हैव नो मनी टू लेंड यू। जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उसके साथ आपने इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। जैसे अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स के साथ आपने टू नहीं लगाया, जैसे लास्ट में वी सॉ द थीफ रन, तो यहाँ लिखना है वी सॉ द थीफ रन, सीधा आंसर। और जहाँ पर नेसेसरी होगा वहाँ इन्फिनेटिव लगाना है। आई हैव नो मनी टू लेंड यू, वी सॉ द थीफ रन, वी हर्ड हर सिंग। देन फोर्थ है दे वॉच देयर टीम प्ले, he made us wait for a long time। सिक्स का आंसर है let him work। एट्थ, सेवेंथ का है need I come tomorrow। एट्थ है do you wish to make a complaint। नाइन्थ he heard a cock
crow and got up. How dare you read my letter? 11th, it is up to you to increase your knowledge. बेटा 11th में आपका टू फॉर्म ऑफ वर्ब आया, इन्फिनेटिव आया. 12th, bid him go there. 13th, goodbye. I hope to see you again. यहाँ टू आया. 14th में भी टू आएगा. I would like to be a teacher. 15th में he learnt to swim when he was 10 years old. 16th में I'm tired, I want to go to bed. 17th, what have you decided to do? 18th, why should speak the truth? Where is Sumaya? I need to ask her something. 20th, I'm trying to concentrate. Please stop talking. बेटा अब आपने ये लेसन सारा पढ़ा. मैंने आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करने के लिए देनी है, वो है डायलॉग राइटिंग. आपने क्या करना है, अब किसी को भी लेके, कि ज़रूरी नहीं है घर में आपके बहन भाई है कुछ है, आप दोनों जने बैठो और किसी मुद्दे पर आप बात करो. कोई भी मुद्दा हो सकता है, जैसे कि आजकल कोरोना है, कोरोना के बारे में दोनों बात करोगे. जब आप दोनों बात करोगे, वो अपनी कलम के साथ अपनी कॉपी पे लिखेगा या आप उसकी हेल्प लोगे और उसके साथ लिखोगे बैठ के, और इसी तरह वो अपनी जैसे बोलेगा हेलो, आप भी उसको हेलो करोगे. पहले अपना नाम लिखोगे कि क्या नाम है, जैसे आपका नाम है ए, मानो कि आपका नाम है ए, उसका नाम है बी. ए बोलेगा हेलो, वो बोलेगा हेलो हाउ आर यू. सो फिर आप अपनी डिस्कशन करोगे, जैसे इन्होंने बातचीत की आपस में, कोई मुद्दे पे लेगा कि व्हाट इज़ करोना, आप उसको पूछोगे व्हाट इज़ करोना अकॉर्डिंग टू यू, वो बताएगा द करोना इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. जो भी है, इस तरह आप डायलॉग क्रिएशन करोगे और एक थोड़ा सा 2-3 पेजों का वो डायलॉग लिखोगे. लेकिन आपकी बुक में दिया है लाइफ इज़ अ गिफ्ट, लाइफ के बारे में कुछ करोगे और अपने से भी क्रिएट कर सकते हो डायलॉग क्रिएशन में. ये आपकी एक्टिविटी होगी जो आपने घर में बैठ के लिखनी है और बाकी आपने लेसन पढ़ना है. अब हम सेकेंड पोइम पोरस एंड हिज एलिफेंट करेंगे. उस पोइम में, ये पोइम मैरी डॉब्सन ने लिखी है. बेसिकली ये पोइम एक बैलेड है. बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है जो कि हम कहानी सुनाते हैं लेकिन गाकर सुनाते हैं. जैसे हम रामायणा भी गाकर सुनाते थे ना पोइटिक फॉर्म में, उसी तरह ये जो पोइम है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेड. ये एक लोक गाथा है जिसमें एक हाथी का वर्णन किया है युद्ध भूमि में. मतलब आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी बच्चों, जिसमें मूवीज़ में एनिमल का और मैन का एक रिलेशनशिप बताया है. जैसे डॉग्स और मैन वेरी फेथफुल, लाइक एलिफेंट वेरी फेथफुल. उसी तरह पोरस एक राजा थे, उनका हाथी बहुत वफादार था और पोरस को बहुत प्रॉब्लम आई. कहाँ पर? युद्ध भूमि में. और कैसे इस एलिफेंट ने पोरस को बचाया और अपनी जान की परवाह किए बिना उनको सेफ प्लेस पे ले गया. अब मैं पोइम पढ़ूंगी, आप सुनिए. Hear ye a tale of the days gone by. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Means this tale, this story, which is sung in form of a poem, in form of a song. ये बैलेड है जो कि सॉन्ग के रूप में गाया गया. ये कहानी बहुत पुरानी है, राजा और उसके हाथी की, और राजा पोरस था. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. Means Porus, he went for a fight with his enemy and very proud, sitting on the elephant, on his faithful animal and his moving. मतलब जो राजा था वो खुले मैदान में, नदी की धारा बह रही थी और मैदान से वो चल रहा था, वो झेलम नदी के किनारे किनारे, और वह अपने शत्रु से मिलने जा रहा था और बहुत घमंड में, युद्ध में, बल्कि प्राइड में कि मैं दुश्मन से मिलने जा रहा हूँ युद्ध में. Drawn up his elephants in a race, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray let up his troops on the other bank. अपने हाथियों को कर दिया खड़ा कतार में उसने ना, मतलब सारे हाथी उनके कतार में और बड़े शाही ढंग से. और जबकि जो सिकंदर एक महान, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत महान था सिकंदर. ग्रेट उसको बोलते थे, सिकंदर को हमेशा अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं बिकॉज वो बहुत बड़ा राजा था.
और अपनी सेना को दूसरे किनारे से और दूसरी साइड से कौन चल रहा था? अलेक्जेंडर द ग्रेट. Fires raged the fight. It was hard to tell what would be tied, and they fought the more. Till from the elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Oh, अब फाइट चल रही थी, बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, और अचानक से क्या हुआ? जो राजा था वो हाथी से नीचे गिर गया और घायल हो गया. Then did the elephant, faithful beast. Beast means जानवर, animal. बहुत वफादार. For his defense play a gallant part. और बहादुरी से, gallant means very brave. बहुत बहादुरी से उसने उसको बचाया, उसकी रक्षा की, डिफेंस किया. Standing above him, let's ever the least harm should assail him from blow or dart. और उन्होंने उसको हल्की सी भी चोट नहीं आने दी है. ब्लो डार्ट मीन्स एरोज बरस रहे थे, तीर जो चल रहे थे, तेजी से तीर आ रहे थे, और हाथी ने एक भी तीर उसको नहीं लगने दिया और अपने टांगों के नीचे उसको छुपा दिया. उसके बचाव के लिए खड़ा हो गया और तीर उसको लगते जा रहे थे. Then at trumpeting loudly he held at bay 4 men with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. क्या हुआ? जोर जोर से ट्रम्पेटिंग. इट्स अ साउंड ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट कैसे करता है? चिंगाड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट. और ट्रम्पेटिंग कर रहा था, जोर जोर से चिंगाड़ रहा था लाउडली. जब हम जोर जोर से चिल्लाते हैं तो कोशिश करते हैं अगले को डराने की, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे. विद एन एरो और स्पीयर और स्वॉर्ड, चैलेंज देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे, डेयर्ड देम टू इंजर हिज वुंडेड लॉर्ड. उसने कहा हिम्मत नहीं करना है, मतलब चैलेंज, उस चुनौती दे रहा था कि अपने शिकार तक पहुंच सकने की. मतलब उनको बोल रहा था कि तुम इस पोरस को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, मतलब मेरे घायल मालिक को आप इतनी सी भी खरोंच नहीं दे सकते हो. Then at last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head. फिर बाद में क्या किया? अपनी ताकतवर अपनी ट्रंक से, ट्रंक क्या होती है? सूंड. सूंड से उसने बड़े प्यार से, जबरदस्ती नहीं, बड़े, क्योंकि उसका जो राजा था, उसका जो मालिक था, पोरस किंग, वो वूंड था, उसको जख्मी था, और जख्मी को आराम से उठाया जाता है, और उसने बड़े टेंडर वे में, बड़े सॉफ्ट तरीके से उसको उठाया. बोर हिम इन अनकॉन्शियस फेंटनेस संक वेयर ही कुड रेस्ट विदाउट फियर और ड्रेड. और उसको उठा कर ले गया, जो कि बेहोश थे, पोरस बेहोश थे, ताकि वो आराम कर सकें और किसी डर या किसी भय के बिना. Ah, these dumb things that but cry and pant, they took and love for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds, thus the legend go. Actually, जो ये जानवर होते हैं ये बेजुबान होते हैं, चिल्ला सकते हैं, हाँफ सकते हैं, क्योंकि भगवान जी ने इनको बोलने की शक्ति नहीं दी है. लेकिन पोरस को उसने तो बचा लिया, पोरस ने बचा लिया, लेकिन उसको जो वूंड्स लगे थे वो हाथी उस वूंड्स की वजह से, उस जख्मों, वूंड होते हैं, जख्मों की वजह से नहीं बच सका. और ये लोक गाथा, ये जो बैलेड है, कई बरसों तक गाते रहेंगे, उनके जो प्यार को दोहराते रहेंगे. अब बेटा इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने पोइम को अच्छी तरह से पढ़ना है. इसमें आपने ढूंढनी है राइम स्कीम, मैंने बताया था राइम स्कीम क्या होती है. फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, बाय, डाई, एलिफेंट, आपने इस तरह करके उसको ए बी नाम देना है और करना है. और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ गई है, उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज है. उसमें है पोरस मेट हिज एनिमी ऑन द बैंक ऑफ, कौन सी नदी के किनारे उसको मिला? झेलम. कहाँ पर? झेलम. अलेक्जेंडर इन द पोइम इज रेफर्ड टू एज, क्या था अलेक्जेंडर? दुश्मन, फो, बी पार्ट. हु वाज वुंडेड, कौन जख्मी हुआ? पोरस. द वुंडेड पोरस इज लिफ्टेड बाय, किसने उठाया पोरस को? सी, हिज एलिफेंट. हु सेव्स पोरस, पोरस को किसने बचाया? हिज एलिफेंट. बेटा इसके बाद लैंग्वेज वर्क है, ये आप खुद करेंगे और पोइम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और बाद में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, योर फेवरेट एनिमल. कोई भी जानवर आपको अच्छा लगता है उस एनिमल के बारे में लिखोगे, जैसे आपको कोई पेट है, कोई जानवर है. बेटा आई होप आपको ये पोइम अच्छी समझ आई होगी, और ये पोइम आपने पढ़नी है. ये ग्रेट वॉरियर की है, पोरस किंग,
कि वो अलेक्जेंडर ग्रेट से भी नहीं डरा। अलेक्जेंडर ग्रेट बहुत महान राजा था, उससे भी नहीं डरा। इस पोइम से आपको सीखना है कि ग्रेट वॉरियर कैसे बनते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।